अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूँ शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल के रोज़ कहा कि आज़ादी का अमृत काल मुल्क के हर शहरी के लिए अपनी जिम्मेदारी को उरूज पर पहुँचाने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालने का दौर है। सदर मुर्मू ने कहा कि आज हिंदुस्तान की खुद एतमादी अपने उरूज पर है और उसे देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। हम वतनों ने गुज़िश्ता 9 वर्षों में पहली बार ऐसी बहुत सी मुस्बित तब्दीलियां देखी हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अमृतकाल का यह 25 साल दौर आज़ादी की सुनहरी सदी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। ये 25 साल हम सब और मुल्क के हर शहरी के लिए अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए हैं। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आजादी के अमृतकाल के इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति न हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकारी कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जैसे व्यवस्था है, जिसमें अब तो 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन है। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज मरकजी बजट 2023-24 से एक दिन कबल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज इक़्तिसादी सर्वे 2022-23 यानी इकनॉमिक सर्वे हिंदुस्तानी मईशत का रिपोर्ट कार्ड पार्लियामेंट में पेश किया। इक़्तिसादी सर्वे 2022-23 के मुताबिक अगले माली साल के लिए हिंदुस्तान की हकीकी GDP के शरह नमो 6 से 6.8% है। इक़्तिसादी सर्वे में यह अंदाज़ा लगाया गया है कि साल 2022-23 में इक़्तिसादी तरक्की की शरह 7% रहने का अंदाज़ा लगाया गया। पिछले साल जब 2021-22 के लिए इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई तो 2022-23 में हिंदुस्तानी मईशत के 8 से 8.5% की शरह से तरक्की का तखमीना लगाया गया था। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग और आलमी इक़्तिसादी बहरान की वजह से इक़्तिसादी तरक्की की शरह गुज़िश्ता साल जाहिर किए गए अंदाज़ों से कम हो सकती है। दूसरी जानिब इक़्तिसादी सर्वे 2023 पर चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि IMF ने रवा माली साल के लिए हिंदुस्तान की GDP की शरह नमो 6.8% रहने का अंदाज़ा लगाया। IMF ने अगले माली साल में इस GDP ग्रोथ को 6.1% बताया। 2024 और 25 में इसका 6.8 यानी 6.8% रहने का अंदाज़ा है।
Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 highlights, and Economic Survey 22-23 statistical appendix. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(a) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। पहला, वर्ष 2021-22 के लिए वित्त लेखे संघ सरकार। दूसरा, वर्ष 21-22 के लिए विनियोग लेखे सिविल संघ सरकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान के बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि आज एक अहम मौका है। हिंदुस्तान की मौजूदा सदर आज पहली बार मुश्तरका ऐवान से खिताब करेंगी। आज का दिन ख़वातीन के एहतराम का भी है। दूर दराज जंगलों में रहने वाले हमारे मुल्क के अजीम कबाइलियों को इज्जत देने का वक्त है। आज न सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है कि आज सदर का पहला खिताब हो रहा है। प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्ज्वल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खुतबे पर निशाना साधा। आज यानी 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की ज्वाइंट मीटिंग में सदर जमहूरिया का खिताब हुआ था। थरूर ने सदर की तकरीर को इलेक्शन की इंतखाबी तकरीर बताया। उन्होंने कहा कि कल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाना है। उससे पहले आज सदर का एक खुतबा था
पिछले साल जुलाई के महीने में सदर बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का पहला खुतबा था। थरूर ने कहा कि सदर जमहूरिया इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हुकूमत उनके जरिए से अपनी अगली मुहिम चला रही है। कांग्रेस पार्टी से तो काफी लोग आए थे और मेरे ख्याल में हम बिल्कुल रिस्पेक्ट से, इज्जत से सुनना चाहते थे, लेकिन क्या सुनाई दिया आपको पता है। ये सारे बिल्कुल सरकार की प्रोपेगेंडा ही सुन सकते। एक लाइन में बजट आने वाला, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? देखिए, हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हम क्या कहेंगे, अभी राष्ट्रपति के चुनावी भाषण सुनने के बाद हमें भी लग रहा है कि बजट में हम सिर्फ तारीफ ही सुनेंगे उनकी तरफ से, हमने ये किया वो किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता की असली समस्या जो है उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आएंगे ये लोग। अब महंगाई के बारे में आप क्या करेंगे? आप अपने बेरोजगारी जो हालत है, पर्टिकुलर जो युवाओं के हैं, आप देखिए कि जब जवान लोग हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं। मेरे केरला में 25 साल के नीचे वाले जो जवान काम ढूंढ रहे हैं, 18 साल के ऊपर 25 के नीचे 40% बेरोजगार है। तो इस किस्म की हालत में हमारे भारत की हालत बहुत बुरा है। हम चाहते हैं कि सरकार कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढ के बताइए कि उनकी तरफ से उनकी फिस्कल पॉलिसी में, उनकी टैक्स पॉलिसी में क्या रिलीफ दे रहे हैं साधारण आम आदमी को। अब तक तो कुछ ज्यादा। आज आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब का बायकॉट किया। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह और बीआरएस के कायद केशव राव ने इस सिलसिले में अपनी बात एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रखी। उन्होंने बताया कि सदर के खिताब में हुकूमत के तहरीर करदा ऐलानात और झूठे दावे वो वादे होते हैं, इसी वजह से हमने सदर जमहूरिया के खिताब का बायकॉट किया। और बड़ी अजीब बात है, कल मैंने सुना अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा सब ये थानेदार को बोलेगा भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब कट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ईडी, कहां छुपी है सीबीआई, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छुपा है सेबी? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही अडानी के ऊपर जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबर ही अमीर था, अभी 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक महाभ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र। मेरी और मुझे ये थी कि हम आप जैसा सवाल किए हैं, हम सिर्फ फोकस करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में एक कोई झोंपड़ी पट में एक रोटी है, उसको कैसा हम लोग फोकस पे लाते हैं, ताकि ये है डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं जो अनअर्ड है, इतना नहीं है, इसीलिए हम लोग ये आज ये जो प्रोटेस्ट दिए हैं, सो दैट विल ड्रॉ द अटेंशन द गवर्नमेंट टू पर्टिकुलर चीज के लिए। हम दूसरे पार्टियों से हम कोई सीट बनाना चाह रहे थे, कोई रक्कस बनाना नहीं चाह रहे थे। पार्टियां तो तैयार सीट देके चाहते थे कि ये हम लोग क्योंकि रेडी जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल से सवाल है, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास बजट सेशन स्टार्ट हो तो बजट को साइन नहीं करते कि गवर्नर साहब जो बोली है, इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं, लेकिन वरना ऑल पीपल आर विद टुमारो डिबेट टू नो। लेकिन सर, जैसे मॉनसून सत्र में एक गुप्ता दिखती थी अपोजिशन के बीच में और बिल्कुल हाउस स्टैंडस्टिल पे आ गया था, क्या वैसी कोई तैयारी? भारत जोड़ो यात्रा की इख्तितामी तकरीब में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर
की राजधानी श्रीनगर गए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई दीगर अरकान खराब मौसम की वजह से मंगल के रोज सदर जमहूरिया के खिताब के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस ने बताया कि श्रीनगर में मौसम बहुत खराब है और इस वजह से परवाजें मुतासिर हो रही हैं। श्रीनगर में बर्फबारी हुई है और कई परवाजों में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस लीडर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सके। कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि खराब मौसम की वजह से श्रीनगर के हवाई अड्डे से परवाजों में ताखीर की वजह से राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब के दौरान मौजूद नहीं रह सके। आज लोकसभा और राज्यसभा ने इंडियन टीम को पहला वुमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। माननीय सदस्यगण, महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में पहला आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जीता है। ये सभा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देती है। उनकी इस विजय से युवा खिलाड़ियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। सदन अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को बधाई और उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। माननीय सदस्यगण, महिला क्रिकेट Honorable members, on behalf of this august house and on my own, sharing the sentiments of the nation, congratulations to the Indian under-19 women's cricket team for bringing laurels to the country by winning the inaugural ICC under-19 women's T20 World Cup tournament held in South Africa from 14 January to 29 January 2023. The monumental achievement of our young women sportspersons is a matter of great pride for the entire nation. Their accomplishment is testimony to the सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक मजबूत और सेहतमंद समाज खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाना महज कोई समाजी इंसाफ का मामला नहीं, बल्कि ये इक्तिसादी तरक्की के लिए भी अहम है। सदर जमहूरिया मुर्मू नई दिल्ली में आज शाम खवातीन के कौमी कमीशन के 31वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि खवातीन का काम काज में कम हिस्सा लेना मुल्क की मजमूई तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। अभी हाल ही में सभी देशवासियों ने 74 गणतंत्र दिवस मनाया। मुझे ये देखकर बहुत गर्व हुआ है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में हमारी महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। विभिन्न राज्यों, सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों की झांकियां नारी शक्ति के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। नारी शक्ति का ये सम्मान एक उभरते हुए नई भारत को दर्शाता है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये प्रदर्शन केवल एक प्रतीक ना हो, बल्कि वास्तविक हो। हर स्तर पर, विशेषकर जमीनी स्तर पर, हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और अनेक नेतृत्व का ठोस उदाहरण है। देवियों और स्वजनों, आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर हमें महिलाओं के लिए आयोग अलग से एक आयोग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। हम देखते हैं कि हमारी बहनें बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, सैन्य दलों में नेतृत्व दे रही हैं, तो दूसरी ओर ये घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और उन्हें वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन है महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उन पर अत्याचारों से
पैदा हो रही विशिष्ट समस्याओं को हल करना और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर्स में शदीद आग लगी है। हादसे में एक बच्ची समेत 14 लोगों की मौत हो गई। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। आशीर्वाद ट्विन टावर के पीछे वाले बी ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर आग लगी है। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। कि जिस घर में आग लगी है उनके घर पर शादी थी। 31 जनवरी को ही सिद्धि विनायक होटल में पार्टी थी, लेकिन आग की वजह से खुशियों भरा घर मातम में डूब गया। अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग एक के बाद एक दूसरे फ्लैट में फैल रही है। अपार्टमेंट के ज्यादातर फ्लैट को खाली करा लिया गया है। कई लोग अपार्टमेंट की छत पर जाकर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बताइए, अभी कल हाजरा में आग लगा है और यहाँ पर ये जान पहचान वाले लोग गए और हॉस्पिटल ही लग रहा है हमको। तो बताइए, हम लोग हारमोनी हाइट में यहाँ रहते हैं। नहीं देखें क्या धुआं निकल रहा है। देखिए क्या आग लगा हुआ है। ठीक है, नाम बना दीजिए, अंकुर मित्तल के नाम से बना दीजिए। ठीक है, कब तक बन जाएगा? सर कल ही आ जाएगा। ठीक, कल आ जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंगल के रोज गंदरबल में वाक़े खेर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी। जराये ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका ने मंगल की सुबह खेर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी और वहां पूजा पाठ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के पेश नजर गंदरबल में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मजीद बताया गया कि हाजिरी के बाद वो वापस श्रीनगर लौटे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। राहुल गांधी ने मंगल के रोज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। उनके हमरा पीसीसी चीफ विखार रसूल वानी और कांग्रेस के सीनियर कायदी भी मौजूद थे। इससे कबल राहुल गांधी ने प्रियंका के हमरा गंदरबल जाकर वहां माता खेर भवानी मंदिर में माथा टेका और पूजा पाठ की। मरकज ने मंगल के रोज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड हिंदुस्तान के ऐवान पार्लियामेंट या किसी रियासत के कानून के तहत नहीं बनाया गया, इसलिए इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। साथ ही कहा कि इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आते हैं। ट्रस्ट को ना तो हुकूमत या किसी सरकारी तंजीम ने बनाया है और ना ही वो इसे फंड देते हैं और ना ही उस पर कोई कंट्रोल रखते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने जुलाई में मरकज की दायर एक पेज के जवाब पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद मरकज ने इस मामले में रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हलफनामे में आगे कहा गया कि ट्रस्टी बोर्ड के स्ट्रक्चर में पब्लिक ऑफिस के एक्स ऑफिस होल्डर भी शामिल हैं। पीएम केयर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में मरकजी वजीर दाखिला और मरकजी वजीर फाइनेंस के साथ टाटा सन्स के साबिक सदर रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज केटी थॉमस और साबिक डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा शामिल हैं। पिटिशनर्स के वकील सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया जैसे सरकार के ऊंचे ओहदेदारों ने राज्यसभा अराकीन से डोनेशन लेने का अपील की थी। साथ ही पीएम केयर फंड को सरकारी तौर पर पेश किया गया था। पीएम केयर फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कहा जाता है जो सिर्फ डोनेशन कबूल करता है, ना कि मरकजी हुकूमत का ये बिजनेस है। पीएम केयर्स फंड को सरकार की तरफ से फंड या माली इमदाद नहीं मिलती है। मरकज ने पहले भी इसी तरह की दलीलें दी थी। पीएम केयर्स फंड आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 2 के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आगे ये साफ करते हुए कहा कि पीएम केयर फंड में कोई सरकारी फंड जमा नहीं किया जाता है।
कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया। येदियुरप्पा ने कहा कि वो मरकजी सियासत में रहने के ख्वाहिशमंद भी नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार में वापस आए। उन्होंने पीर को कहा कि वो इंतखाबी सियासत से रिटायर हो रहे हैं और वो मरकजी सियासत में रहने के ख्वाहिशमंद भी नहीं है, लेकिन सियासत में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार में वापस आए। जेडीयू लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के भोजपुर में अपने काफिले पर हुए हमले के बाद आज पटना में प्रेस से बात की। इस दौरान उन्होंने कई मसाइल पर खुलकर बात की। सीएम नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उन्होंने कई इल्जामात भी लगाए। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आए तो हमने उनका एहतराम किया और वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन जरूर बनाया गया, तब भी मैं सोचता था कि मुझे इन जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिलेगा, कारकुनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकूंगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि जब उन्हें पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया तो एक झुंझुना बराह रास्त उनके हवाले कर दिया गया। सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है, तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? अभी भी लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापिस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष है तो उनको लगे तो वापिस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है, तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापिस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापिस कर सकते हैं, उसमें मुझको। फ्लाइट में हंगामाराई की खबरें मंजर आम पर आती रहती हैं। अब नया मामला विस्तारा फ्लाइट का सामने आया है। फ्लाइट में खातून ने अमले के साथ बदतमीजी की, उन पर हमला किया। यही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि उस खातून ने तमाम हदें पार कर दी और उसने कैबिन अमले पर थूक भी दिया और फिर फ्लाइट में ही अपने कपड़े उतार दिए और फिर बरहना होकर राहदारी में घूमने लगी। ये वाकया अबू धाबी से मुंबई आने वाली परवाज में पेश आया। मुलजिमा खातून इटली की रिहायशी हैं। पुलिस के मुताबिक इतालवी नसात खातून का नाम पावेला पेरुचियो है। खातून ने कैबिन अमले से इकोनॉमी टिकट होने के बावजूद बिजनेस क्लास में बैठने पर इसरार किया। जब अमले ने इनकार किया तो वो पुरतशद्दुद हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे नोटिस जारी कर दिया। विस्तारा एयरलाइन एक बयान जारी करके पूरे मामले की जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि वाकया 30 जनवरी को फ्लाइट नंबर UK 256 में पेश आया। कंपनी के मुताबिक जहाज ने अबू धाबी से मुंबई के लिए टेक ऑफ किया ही था कि परवाज में सवार खातून मुसाफिर बेकाबू हो गई और उसने पुरतशद्दुद सुलूक किया। एक खातून मुरीद के साथ असमत दरी मामले में आसाराम बाबू को गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने ताहयात कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 30 जनवरी को उन्हें कसूरवार करार दिया था और सजा का फैसला सुनाने के लिए 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। हालांकि आसाराम पहले से ही जेल में बंद है और वो एक दीगर जिनसी इस्तेसाल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इससे कबल अदालत में फरीक इस्तिगासा ने अपनी बात रखते हुए मुलजिम आसाराम के लिए उम्र कैद का मुतालबा किया था। साथ ही कहा था कि मुलजिम आदतन मुजरिम है और इस पर सख्त जुर्माना भी लगाया जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से गौतम अडानी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अडानी के लिए हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयर्स ज़मींबोस हो गए, वहीं दूसरी तरफ अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों की फेरिस्त से भी बाहर हो गए। अडानी अब 11वें नंबर पर चले गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की मजमूई मालियत सिर्फ 84.4 अरब डॉलर रह गई। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फेरिस्त में 12वें नंबर पर पहुंच गए। उनकी कुल मिल्कियत 82.2 अरब डॉलर है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।